अभिवादन। आज हम भारत के भूगोल की कह सकते हैं जटिल और आकर्षक दुनिया में उतर रहे हैं। हमारा फोकस रहेगा यहाँ के विशाल पर्वत, जीवन देने वाली नदियाँ और प्राचीन पठार। हमारे पास जो स्रोत हैं वे भारत के विविध परिदृश्यों और उन पर बसने वाले जीवन को आकार देने वाली इन प्रमुख भौतिक विशेषताओं का काफ़ी विस्तृत खाका खींचते हैं। तो इस चर्चा का मकसद है भारत की इन भौतिक संरचनाओं के सबसे अहम पहलुओं को समझना, कुछ दिलचस्प और शायद अनसुने तथ्यों को उजागर करना और ये देखना कि ये सब मिलकर कैसे भारत की एक अनूठी तस्वीर बनाते हैं। तो ठीक है, चलिए चलिए इस भौगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं भारत के उत्तर में स्थित प्रहरी हिमालय पर्वत श्रृंखला से। अक्सर हम हिमालय को बस दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका बनना अपने आप में एक महागाथा है। स्रोत बताते हैं कि ये लगभग 4 से 5 करोड़ साल पहले हुआ, जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट मतलब उत्तर की ओर खिसकते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई। सोचिए, करोड़ों साल पहले आज का भारत एक द्वीप की तरह तैरते हुए उत्तर की ओर बढ़ रहा था और फिर उसकी टक्कर एशिया के विशाल भूभाग से हुई। इस जबरदस्त टक्कर ने जमीन को ऐसे सिकोड़ा जैसे किसी कागज को मोड़ दिया हो, और उसी से हिमालय का ये अजीम सिलसिला मतलब ये पूरी रेंज खड़ी हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, ये प्रक्रिया अभी रुकी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हिमालय आज भी हर साल लगभग 5 मिलीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो रहा है। ये सचमुच एक जीवित बढ़ता हुआ पर्वत है। जी हाँ, बिल्कुल। ये धीमी लेकिन निरंतर गतिशीलता मतलब ये जो मूवमेंट है, इस क्षेत्र को भूगर्भीय रूप से काफी सक्रिय बनाती है, जहां भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। और इस विशाल श्रृंखला को, जो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक करीब 2400 किलोमीटर में एक तलवार की तरह फैली है, हम अध्ययन की सुविधा के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर 4 समानांतर श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के भी पार। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये मुख्य हिमालयी श्रृंखला के पार यानी तिब्बती पठार के किनारे पर स्थित है, खासकर लद्दाख क्षेत्र में। इसमें कराकोरम श्रेणी है, जहां दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर K2 मतलब गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। K2? हाँ, लेकिन वो अभी पाक अधिकृत कश्मीर में है शायद। जी हाँ, वो भी उसी क्षेत्र में पड़ता है। इसी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में लद्दाख और जास्कर श्रेणियां भी हैं। ये एक ठंडा मरुस्थल है, बहुत ऊंचा और शुष्क, जहां वनस्पति नाममात्र की है, लेकिन सामरिक दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण है। यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर, हाँ, जहां हमारी सेना साल भर तैनात रहती है। जी बिल्कुल। इसके दक्षिण में आती है मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे प्रमुख श्रेणी वृहद हिमालय। इसे हिमाद्री यानी बर्फ का निवास भी कहते हैं। हिमाद्री, बर्फ का घर। हाँ, यह हिमालय की रीढ़ है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर से भी ज्यादा है। दुनिया का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागरमाथा कहते हैं, और भारत का निर्विवाद रूप से सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा, जो सिक्किम में है, इसी हिमाद्री में स्थित है। यह हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है, और यहीं से हमारी सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियां गंगा, यमुना। हाँ, गंगा, यमुना और उनकी कई सहायक नदियां हिमनदों मतलब ग्लेशियरों के रूप में जन्म लेती हैं। दिलचस्प बात यह है कि भूगर्भीय रूप से ये हिमालय का सबसे पुराना हिस्सा भी माना जाता है, जो सबसे पहले ऊपर उठा था। हिमाद्री के दक्षिण में और उसके समानांतर चलती है लघु हिमालय श्रेणी, जिसे हिमाचल भी कहा जाता है। अच्छा, हिमाचल रेंज। जी, इसकी ऊंचाई हिमाद्री से कम है, औसतन 3700 से 4500 मीटर के बीच। यहीं पर हमारे जाने माने हिल स्टेशन बसे हैं, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग। हाँ, ये तो बहुत मशहूर जगह हैं। बिल्कुल। यहाँ की जलवायु हिमाद्री की बर्फीली ठंडक के मुकाबले काफी सुखद है, हालांकि सर्दियाँ ठंडी होती हैं। यहाँ खूबसूरत घाटियाँ हैं, जैसे कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी। सेब के बागानों के लिए मशहूर हैं ये, है ना? हाँ, अपनी प्राकृतिक सुंदरता और फलों के बागानों, खासकर सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन और बागवानी इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार है। यहाँ चीड़, देवदार जैसे कोणधारी वन पाए जाते हैं, और सबसे दक्षिण में मैदानी इलाकों से सटी हुई
हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई श्रेणी है शिवालिक। शिवालिक ये सबसे नई है। जी हाँ, ये सबसे नवीन है। यह सबसे कम ऊंची है, लगभग 900 से 1200 मीटर, और इसकी चौड़ाई भी कम है। इसका निर्माण हिमालय से नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमने और फिर वलित होने मतलब फोल्ड होने से हुआ है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच कई सपाट घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून, जैसे देहरादून। हाँ बिल्कुल जैसे देहरादून, और पूर्व में द्वार जैसे हरिद्वार कहते हैं। शिवालिक की ढलानों पर घने मानसूनी वन पाए जाते थे, हालांकि अब मानवीय गतिविधियों के कारण इनमें काफी कमी आई है। यहाँ विविध वन्य जीव भी मिलते हैं। ये तो कमाल का वर्गीकरण है। मतलब हिमालय सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि अलग अलग विशेषताओं वाली 4 समानांतर दुनियाएं हैं। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ ऊंचाई या पर्यटन का मामला नहीं है। जैसा आपने कहा, ये नदियां देते हैं, और स्रोत ये भी बताते हैं कि ये उत्तर से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाओं को रोककर भारत को अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मानसून की हवाओं को रोककर वर्षा कराने में भी मदद करते हैं। एक तरह से ये भारत के जलवायु नियामक हैं। सही कहा आपने। हिमालय नाम हिम का आलय यानी बर्फ का घर, कितना सार्थक है। अच्छा, अब जब आपने नदियों के उद्गम की बात की, तो चलिए हिमालय की गोद से निकलकर इन जीवनदायिनी धाराओं के सफर पर चलते हैं। भारत में नदियों का जाल बिछा हुआ है, और स्रोत बताते हैं कि इन्हें मोटे तौर पर 2 मुख्य समूह में बांटा जा सकता है। ये विभाजन उनके उद्गम स्थल और पानी के स्रोत पर आधारित है ना? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है जो उनकी प्रकृति को समझने में मदद करता है। पहला समूह है हिमालयी नदियाँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इनका स्रोत हिमालय के ग्लेशियर हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये 12 मासी होती हैं। 12 मासी मतलब साल भर पानी रहता है इनमें? जी, साल भर पानी रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्हें पानी के 2 स्रोत मिलते हैं। एक तो गर्मियों में बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से, अच्छा। और दूसरा मानसून के मौसम में भारी वर्षा से। इस समूह में 3 विशाल नदी प्रणालियां मतलब रिवर सिस्टम्स शामिल हैं। पहली और शायद सबसे प्रसिद्ध है गंगा प्रणाली। हाँ, गंगा माँ। जी, गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से भागीरथी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में जब इसमें अलकनंदा नदी मिलती है, तब ये गंगा कहलाती है। मैदानों में उतरने के बाद इसमें कई बड़ी सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे यमुना। यमुना जो प्रयागराज में मिलती है। हाँ, जो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। फिर रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी जिसे बिहार का शोक कहते हैं। जी बिल्कुल, उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण। और दक्षिण से आकर मिलने वाली सोन नदी। स्रोत में इन्हें याद रखने का एक तरीका भी दिया है, यम घ ग को सोन में मिला। अच्छा। गंगा भारत के सबसे घनी आबादी वाले और उपजाऊ मैदानों मतलब उत्तरी मैदान का निर्माण करती है, और अंत में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। हाँ, सुंदरबन मैंग्रोव और टाइगर के लिए मशहूर। जी बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण प्रणाली है सिंधु प्रणाली, इंडस सिस्टम। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी से निकलती है। ये भी तिब्बत से? हाँ, ये भी तिब्बत से। यह भारत में लद्दाख से होकर बहती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है, जहाँ ये उसकी सबसे लंबी और राष्ट्रीय नदी है। इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो पंजाब मतलब 5 नदियों की भूमि क्षेत्र से होकर बहती हैं: झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। JCRB, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जी, इन्हें याद रखने का तरीका है JCRBS। 1960 के सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत इन पश्चिमी नदियों मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब के पानी का सीमित उपयोग कर सकता है, जबकि पूर्वी नदियों रावी, ब्यास, सतलज का अधिकांश पानी भारत के हिस्से में आता है। सतलज पर भाखड़ा नांगल बांध भी तो है? जी हाँ, वो भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। और तीसरी प्रमुख हिमालयी प्रणाली है ब्रह्मपुत्र प्रणाली, ब्रह्मपुत्र सिस्टम। ये नदी भी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे तांगपो कहते हैं। तांगपो मतलब शोधक? हाँ बिल्कुल, शोधक। यह पूर्व की ओर बहती हुई नामचा बरवा पर्वत के पास एक गहरा गॉर्ज बनाकर दक्षिण की ओर मुड़ती है और देहांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यह नदी अपनी विशाल चौड़ाई,
भारी मात्रा में पानी और सिल्ट लाने और विनाशकारी बाढ़ों के लिए जानी जाती है। हाँ, असम में बाढ़ तो हर साल की बात है। जी, इसी नदी के बीच में असम में माजुली द्वीप स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है और एक अनूठी संस्कृति का केंद्र है। बांग्लादेश में यह गंगा पद्मा से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हिमालय से निकलने वाली ये 3 प्रणालियां, मतलब गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये उत्तर भारत और पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से के लिए जीवन रेखा हैं। बारहमासी होना इनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो साल भर कृषि और अन्य जरूरतों के लिए पानी सुनिश्चित करता है। अब दूसरे समूह की बात करते हैं, जो शायद उतना शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन जिसका महत्व कम नहीं है। प्रायद्वीपीय नदियां। स्रोत बताते हैं कि ये ज्यादातर मौसमी होती हैं। हाँ, ये उनका मुख्य अंतर है। प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार और मध्य भारत की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये हिमालयी नदियों की तुलना में काफी पुरानी है। अच्छा, ये ज्यादा पुरानी है? जी हाँ, भूगर्भीय रूप से ये ज्यादा पुरानी है। इनका मुख्य जल स्रोत मानसूनी वर्षा है, इसलिए ये मौसमी होती हैं। मानसून के दौरान इनमें खूब पानी होता है, लेकिन शुष्क मौसम, खासकर गर्मियों में, इनका प्रवाह बहुत कम हो जाता है और कई छोटी नदियां तो सूख भी जाती हैं। इन्हें हम इनके बहने की दिशा के आधार पर 2 मुख्य समूहों में बांट सकते हैं। पहला समूह है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। ये नदियां ज्यादातर पश्चिमी घाट या मध्य भारत की ऊंची भूमि से निकलकर दक्कन के पठार को पार करते हुए पूर्व दिशा में बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें प्रमुख है महानदी, ओडिशा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, दक्षिण भारत। इनको याद रखने का तरीका था म गो क, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। जी बिल्कुल, म गो का। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदियां अपने मुहाने पर बड़े और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्यों बनाती हैं ये? क्योंकि ये अपने साथ काफी मात्रा में सिल्ट बहाकर लाती हैं और समुद्र के पास इनका वेग, मतलब स्पीड, कम हो जाती है, तो वो सिल्ट जमा हो जाती है। इन डेल्टाओं में चावल की खेती खूब होती है। इनमें गोदावरी लगभग 1465 किलोमीटर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी? जी, गोदावरी। जी, और इसके विशाल आकार और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसे अक्सर दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा, अच्छा। कृष्णा नदी दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। कावेरी नदी हालांकि छोटी है, अपने डेल्टा और सिंचाई प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है और ये दक्षिण भारत में जल विवाद का एक प्रमुख कारण भी रही है। हाँ, कावेरी जल विवाद तो काफी सुना है। दूसरा समूह है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। ये नदियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और मुख्य रूप से मध्य भारत या पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इनमें सबसे प्रमुख है नर्मदा और तापी या ताप्ती। नर्मदा और तापी, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। जी, इनके अलावा माही, साबरमती गुजरात की और गोवा की मांडवी और जुआरी भी इसी समूह में आती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को याद रखने का सूत्र का तरीका है न ट म स। न ट म स, ठीक है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के विपरीत ये नदियां आमतौर पर डेल्टा नहीं बनाती। अच्छा, ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती? क्योंकि ये ज्यादातर कठोर चट्टानी इलाकों से होकर बहती हैं। इनकी लंबाई कम होती है और ढलान तीव्र होता है, जिससे ये ज्यादा सिल्ट नहीं ला पाती। साथ ही अरब सागर का तट काफी कटा फटा है, इसलिए ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा की बजाय एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती हैं। ये क्या होता है? ये एक तरह की संकरी खाड़ी होती है, जहां नदी का ताजा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी से मिलता है। डेल्टा की तरह फैली हुई जमीन नहीं बनती। नर्मदा और तापी की एक और खास बात यह है कि ये 2 प्रमुख नदियां हैं जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। रिफ्ट वैली से, मतलब जमीन के धंसने से बनी घाटी। जी बिल्कुल, दरार घाटियों से। ये सभी नदियां, चाहे हिमालयी हों या प्रायद्वीपीय, भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, खेती के लिए तो है ही। जी, कृषि के लिए सिंचाई का मुख्य आधार यही है। करोड़ों लोगों को पीने का पानी इन्हीं से मिलता है। इन पर बने बांधों से जल विद्युत, मतलब हाइड्रो पावर का उत्पादन होता है, जो हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। कुछ नदियों जैसे गंगाड़, ब्रह्मपुत्र का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्गों के रूप में,
मतलब बोट वगैरह चलाने के लिए भी होता है। और धार्मिक महत्व तो है ही, गंगा, यमुना, नर्मदा। बिल्कुल, इनके तटों पर प्राचीन शहर और तीर्थ स्थल बसे हैं। हालांकि जैसा आपने कावेरी विवाद का जिक्र किया, पानी का बंटवारा खासकर प्रायद्वीपीय नदियों के मामले में राज्यों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण भी है। ये भी एक मुद्दा है। और प्रदूषण भी इन नदियों के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। नदियों की ये कहानी वाकई भारत की कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। ये दिलचस्प है कि कैसे भूगोल, उनके प्रवाह, उनके द्वारा बनाई गई आकृतियों, डेल्टा बनाम एस्चुरी, और यहाँ तक कि उनके पानी की उपलब्धता बारहमासी बनाम मौसमी को निर्धारित करता है। अच्छा, हिमालय से निकलने वाली ये नदियाँ जब नीचे उतरती हैं तो वे सिर्फ मैदानों को ही नहीं सींचती, बल्कि भारत के प्राचीन पठारी इलाकों से भी होकर गुजरती हैं या उनके किनारों को छूती हैं। चलिए अब इन ऊंचे, समतल और जैसा कि स्रोत बताते हैं खनिज संपदा से भरपूर पठारों की बात करते हैं। बिल्कुल, पठार यानी प्लेटो मूल रूप से एक ऊंची उठी हुई सपाट या लहरदार भूमि होती है, जिसका कम से कम एक किनारा आसपास के क्षेत्र से खड़ी ढलान वाला होता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार वास्तव में एक बहुत बड़ा त्रिभुजाकार भूभाग है, जो उत्तर के मैदानों के दक्षिण में स्थित है। यह पृथ्वी के सबसे पुराने भूखंडों में से एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड मतलब बहुत पुराना? जी हाँ, बहुत पुराना, और इसीलिए ये बहुत स्थिर माना जाता है और यहाँ भूकंपीय गतिविधियां कम होती हैं, हिमालय के विपरीत। ये खनिज संसाधनों का भंडार है। आइए कुछ प्रमुख पठारों को देखें। इनमें सबसे विशाल है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, ये तो बहुत बड़ा है। जी हाँ, यह भारत के दक्षिणी भाग का अधिकांश हिस्सा घेरता है, जिसके उत्तर में सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाएं, पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट हैं। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इसकी सबसे खास पहचान है डेक्कन ट्रैप्स। डेक्कन ट्रैप्स, ये क्या है? ये पठार का उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, जो करोड़ों साल पहले हुए भीषण ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले बेसाल्टिक लावा की मोटी परतों के जमने से बना है। इसी बेसाल्टिक चट्टान के अपक्षय मतलब टूटने फूटने से यहाँ काली मिट्टी बनी है। अच्छा, काली मिट्टी जो कपास के लिए बहुत अच्छी होती है? जी बिल्कुल, कपास और गन्ने की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी पठारी क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी प्रमुख नदियां बहती हैं, और कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित प्रसिद्ध जोग फॉल्स भी यहीं हैं। हाँ, जोग फॉल्स बहुत मशहूर झरना है। मध्य भारत की ओर बढ़ें तो हमें मिलता है मालवा का पठार, मालवा प्लेटो। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में फैला है, जिसके उत्तर पश्चिम में अरावली और दक्षिण में विंध्य पर्वत है। यह पठार भी काफी हद तक लावा निर्मित है, हालांकि यहाँ काली मिट्टी के साथ साथ लाल और लैटेराइट मिट्टी भी मिलती है। तो यहाँ क्या उगता है ज्यादातर? यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, सोयाबीन और कपास हैं। चंबल और बेतवा जैसी नदियां इस पठार से होकर बहती हैं, जिन्होंने यहाँ बीहड़ मतलब रवीन्स का निर्माण भी किया है। हाँ, चंबल के बीहड़। जी, ऐतिहासिक शहर जैसे उज्जैन और इंदौर इसी पठार पर स्थित है। पूर्वी भारत में स्थित छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेटो, आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर झारखंड वाला इलाका? हाँ, मुख्य रूप से झारखंड में है, लेकिन इसका विस्तार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ तक है। दामोदर, सुवर्णरेखा, बराकर जैसी नदियां यहाँ से बहती हैं। इस पठार को सचमुच भारत का खनिज हृदय प्रदेश, मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। अच्छा, खनिजों का गढ़। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत के अधिकांश खनिज भंडार यहीं केंद्रित हैं। कोयला, विशेषकर गोंडवाना कोयला, लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम जिससे बनता है। हाँ, एल्यूमिनियम का अयस्क, अभ्रक, माइका, चूना पत्थर, तांबा, यूरेनियम, आप नाम लीजिए और वो यहाँ मिल जाएगा। इसी खनिज संपदा ने जमशेदपुर, टाटा स्टील, बोकारो, राउरकेला, धनबाद कोयला राजधानी, औद्योगिक विकास की नींव रखी। और अगर हम पूर्वोत्तर की ओर देखें तो वहां है मेघालय पठार, जिसे शिलोंग पठार भी कहते हैं। भौगोलिक रूप से ये एक दिलचस्प मामला है। ये वास्तव में
प्रायद्वीपीय पठार मतलब दक्कन पठार का ही एक हिस्सा है। लेकिन ये तो पूर्वोत्तर में है, बीच में मैदान आ जाते हैं। हाँ, वहीं आ रही हूँ। ये मुख्य भूभाग से मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। ये गैप गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बना एक निचला मैदानी इलाका है, जो प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को भौगोलिक रूप से अलग करता है। अच्छा, तो ये नदियां पठार को काटकर अलग कर गई एक तरह से। जी, कुछ ऐसा ही समझिए। मेघालय पठार में 3 प्रमुख पहाड़ियां हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जैतियां, जिनके नाम वहां रहने वाली प्रमुख जनजातियों पर रखे गए हैं। यह क्षेत्र अपनी अत्यधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। खासी पहाड़ियों में स्थित मौसिनराम और चिलापुंजी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह है। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा वाले स्थानों में से हैं। इसी भारी वर्षा के कारण यहाँ कई खूबसूरत झरने हैं, जिनमें खासी हिल्स में स्थित नोहकल्लिकाई फॉल्स शामिल है। नोहकल्लिकाई फॉल्स, ये भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला झरना है। हाँ, इसे भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला मतलब प्लंज वाटरफॉल माना जाता है। ये जानकारी वाकई पठार के महत्व को उजागर करती है, मतलब दक्कन की उपजाऊ काली मिट्टी से लेकर छोटा नागपुर के खनिज भंडारों तक। मालदा गैप का स्पष्टीकरण भी दिलचस्प था कि कैसे नदियों ने पठार के एक हिस्से को अलग कर दिया। जब हम पठारों और पहाड़ों की बात कर रहे हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की उन पर्वत श्रृंखलाओं का जिक्र भी जरूरी है जो पठारों की सीमाएं बनाती हैं या उनके बीच स्थित हैं। स्रोत में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अरावली का उल्लेख है, जैसे पश्चिमी घाट जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं। जी, सह्याद्री। ये तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक पश्चिमी तट के समानांतर एक दीवार की तरह खड़े हैं। जी, ये पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा ऊंचे और निरंतर हैं, मतलब लगातार चलते हैं। हाँ, बीच में कटाव कम है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुडी केरल में इसी श्रृंखला में है। और ये सिर्फ ऊंचाई की बात नहीं है। पश्चिमी घाट दुनिया के प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट्स, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पौधों और जानवरों की ऐसी कई प्रजातियां पाई जाती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। हाँ, स्थानिक प्रजातियां कहते हैं इनको। जी, स्थानिक या एंडेमिक प्रजातियां। और इन पर विलुप्त होने का खतरा भी है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया है। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर पूर्वी घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी तट के समानांतर फैले हैं, लेकिन ये पश्चिमी घाट की तरह निरंतर नहीं है। हाँ, ये टूटे फूटे हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियों ने इन्हें कई जगह काटकर चौड़ी घाटियां बना दी हैं। जी। ये पश्चिमी घाट से कम ऊंचे भी हैं। इनकी सबसे ऊंची चोटियों में महेंद्रगिरी, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की कुछ चोटियां शामिल हैं। जी। यहाँ भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं और ये कुछ हद तक मानसून को प्रभावित करते हैं। और फिर है अरावली श्रृंखला, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक उत्तर पूर्व दिशा में फैली है। स्रोत इसे दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक बताते हैं। हाँ, सबसे पुरानी में से एक। ये इतनी पुरानी है कि ये तब बनी थी जब पृथ्वी पर जटिल जीवन का विकास भी ठीक से शुरू नहीं हुआ था। ये पहाड़ डायनासोर से भी करोड़ों साल पुराने हैं। जी हाँ, ये भूगर्भीय रूप से बहुत प्राचीन है। आज ये काफी हद तक अपरदित हो चुके हैं, मतलब घिस गए हैं। हाँ, कटाव बहुत हुआ है। लेकिन राजस्थान में ये अब भी एक महत्वपूर्ण जल विभाजक का काम करते हैं और थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है। जी, माउंट आबू, राजस्थान में। आपने इन तीनों को बिल्कुल सही ढंग से प्रस्तुत किया। ये प्रायद्वीपीय पर्वत श्रृंखलाएं भारत के भूगोल, जलवायु और जैव विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पश्चिमी घाट का हॉटस्पॉट होना खास तौर पर उल्लेखनीय है। जब हम जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं तो इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में पौधों और जानवरों की बहुत अधिक विविधता है, जिनमें से कई सिर्फ वहीं पाए जाते हैं, मतलब उच्च स्तर की एंडेमिज्म। और साथ ही मानवीय गतिविधियों के कारण उनके आवास पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। पश्चिमी घाट इन दोनों पैमानों पर खरा उतरता है। अरावली की प्राचीनता भी भूगर्भिक इतिहास के अध्ययन के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। और अब इन सभी भौगोलिक विशेषताओं, ऊंचे हिमालय, विशाल मैदान, बारहमासी और मौसमी नदियां, प्राचीन पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट, इन सब को एक सूत्र में पिरोने वाली शक्ति है मानसून। हाँ, मानसून, इसके बिना तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल। भारत की जलवायु काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है।
यही मानसून है जो हिमालय से टकराकर उत्तर भारत में वर्षा करता है। यही मानसून प्रायद्वीपीय नदियों को पानी से भर देता है। पठारों पर होने वाली खेती मानसून पर निर्भर है। पहाड़ों पर होने वाला कटाव और नदियों द्वारा लाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी का चक्र भी मानसून से ही चलता है। लेकिन ये अनियमित भी तो होता है, कभी बाढ़ कभी सूखा। जी हाँ, मानसून की अनियमितता भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। इनके साथ ही हमें भारत के तटीय मैदानों कोस्टल प्लेन्स को भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, समुद्र तट वाले इलाके। जी, पश्चिमी तट का मैदान मतलब कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट ये संकरा है, जबकि पूर्वी तट का मैदान उत्कल, आंध्रा, कोरोमंडल तट ये अपेक्षाकृत चौड़ा है और यहाँ बड़ी नदियों के उपजाऊ डेल्टा हैं। अच्छा, पूर्वी तट ज्यादा चौड़ा है। हाँ, ये मैदान कृषि, मत्स्य पालन और बंदरगाहों के लिए महत्वपूर्ण है। और अंत में हमारे द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान और निकोबार जो ज्वालामुखी और महाद्वीपीय द्वीपों का मिश्रण है, और अरब सागर में लक्षद्वीप, लक्षद्वीप जो मूंगे की चट्टानों से बने हैं। जी, प्रवाल द्वीपों कोरल आइलैंड से बने हैं। ये न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी जनजातीय संस्कृतियों के लिए जाने जाते हैं, बल्कि भारत की समुद्री सीमा और सामरिक सुरक्षा के लिए भी इनका अत्यधिक महत्व है। तो हमने आज भारत के पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर नदियों की धाराओं, पठारों के विस्तार, घाटों की हरियाली और द्वीपों तक का एक संक्षिप्त लेकिन गहन सफर तय किया। इन स्रोतों से जो मुख्य बातें सामने आई हैं वे दर्शाती हैं कि भारत का भूगोल केवल विविध ही नहीं बल्कि अत्यंत गतिशील और परस्पर जुड़ा हुआ है। एक तरफ युवा और लगातार उठते हिमालय, दूसरी तरफ प्राचीन और स्थिर प्रायद्वीपीय पठार। बिल्कुल। एक तरफ बारहमासी नदियां, दूसरी तरफ मौसमी धाराएं। जी हाँ, और यही अंतर संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। पहाड़ नदियों को जन्म और दिशा देते हैं, नदियां मैदानों का निर्माण करती हैं और उन्हें जीवन देती हैं। पठार हमें औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक खनिज प्रदान करते हैं। घाटियां और मैदान कृषि का आधार है और मॉनसून इस पूरे चक्र को ऊर्जा देता है। यह भौगोलिक विविधता ही भारत को पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की एक असाधारण श्रृंखला का घर बनाती है, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। स्नो लेपर्ड, शेर, गैंडे, टाइगर, न ऐसी प्रजातियां जो केवल यहीं पाई जाती हैं, स्थानिक या एंडेमिक, और दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। ये सब इसी विविध भूगोल की देन है। इसलिए इन प्राकृतिक विरासतों का संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वाकई ये सब एक अद्भुत संतुलन में बंधा है। अच्छा, जाते जाते यहाँ एक विचार है जिस पर श्रोता मंथन कर सकते हैं। हमने बात की कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है और हम ये भी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन मानसून के पैटर्न को अनिश्चित बना रहा है। हाँ, ये एक बड़ी चिंता है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि ये निरंतर हो रहे प्राकृतिक और मानव जनित परिवर्तन भविष्य में भारत के भूगोल, यहाँ की नदियों का प्रवाह, तटरेखाओं की स्थिति, कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता और यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों के जीवन को किस तरह से नया आकार दे सकते हैं। ये एक बहुत गहरा सवाल है। भविष्य की भौगोलिक चुनौतियां क्या होंगी और हम उनके लिए कितने तैयार हैं?